जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जेके एग्ज़ाम्स में। आज का ये वीडियो जो रहेगा ये आप सभी बच्चों के लिए खुशखबरी की बात है। क्लास फोर्थ की जो वैकेंसीज़ आई है उसके बारे में मैं आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो आई है पूरी तरीके से इस एडवर्टाइजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ कहाँ पर हमें किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें लिखी गई है, सिलेबस किस तरीके से रहने वाला है, पोस्टर्स किस तरीके से रहने वाले हैं, हर कोई चीज़ क्लास फोर्थ के रिलेटेड हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे दूसरी बात यह है जो मैं यहाँ पर ही डिस्कस करूँगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है। जेके एग्जाम्स का जो टीम है वो पूरी तरीके से इस सारे कोर्स की फ्री ऑफ एनी कॉस्ट आपको कोचिंग करवाएगा। यूट्यूब बेस्ड आपको कोचिंग रहेगी। इसके अलावा जो भी टेस्ट सीरीज होंगी वो फ्री ऑफ एनी कॉस्ट प्रोवाइड होंगी। उसके लिए आपको करना क्या है, इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करके रखिए और घंटी का आइकन ज़रूर दबा के रखिए ताकि आपको हमारी तरफ से लेटेस्ट जो भी वीडियोस आएंगे उनके अपडेट्स आपको तुरंत मिलते रहे। और यहाँ पर डिटेल्ड नोटिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो इस एडवर्टाइजमेंट का डेट है वो है एक मतलब है 2000। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 1/2000 मतलब पहली नोटिफिकेशन निकली है 2020 की। और जो इसका डेट है वो है 26/6/2020। अब अगर इसका सब्जेक्ट देखेंगे कि किस तरीके से है, क्या लिखा गया है, एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन फॉर डिस्ट्रिक्ट डिविजनल और यूनियन टेरिटरी बेस्ड पोस्ट्स निकाले गए हैं जो कि क्लास फोर्थ रहने वाले हैं। और इनमें वेरियस डिपार्टमेंट्स की बात की गई है और जो कि जम्मू एंड कश्मीर के यूटी के लिए रहने वाली है। और जो इनमें स्पेशल रिक्रूटमेंट की बात की है, जो स्पेशल रिक्रूटमेंट की जाएगी इसमें, तो वो एज़ पर द रूल्स जो इससे पहले डिस्कस किए गए थे बच्चों के साथ, पहले ही पब्लिश किए गए थे डायरेक्टर इंफॉर्मेशन की तरफ से। और यहाँ पर भी इसमें वो रूल्स ऑलरेडी मैंशनड है। तो आइए जान लेते हैं इस तरीके से कि पूरी तरीके से क्या है कि आपको किस तरीके से यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर अगर ज़रूरी चीज़ें देखेंगे तो डेट ऑफ कमिटमेंट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 10/7/2020 से आप फॉर्म भर सकते हो। 10 तारीख, अगले महीने के 10 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हो। और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी वो 25/8, लगभग आपको 28 दिन 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। 25/8 तक आप फॉर्म भर सकते हो रात के 12 बजे तक। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने एनेक्जर ए, एनेक्जर बी और एनेक्जर सी में पूरी तरीके से इस डिटेल नोटिफिकेशन को ब्रेक किया है। जो एनेक्जर ए रहने वाला है उसमें नेम ऑफ द पोस्ट कैटेगरी वाइज ब्रेकअप किया गया है फोर्सेस का। जो एनेक्जर बी रहेगा उसमें आपको क्वालिफिकेशन, पे लेवल और क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन डिस्कस किया जाएगा। और जो हमारा एनेक्जर सी है उसमें सिलेबस फॉर द पोस्टर्स डिस्कस किया जाएगा। अब अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्टर्स की बात करेंगे, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यहाँ पर लिखी गई है। इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्टर्स जो एडवर्टाइज किए गए हैं वो है 8575, 8575। इट इज़ नॉट ए जोक एंड इट्स नॉट ए कप ऑफ टी। तो ये कोई भी मतलब ऐसा जोक वोक नहीं है, ये बड़ी रिक्रूटमेंट होने वाली है जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास में। इस बात पे इस वीडियो को लाइक दे दीजिए और कमेंट में वाव लिख लीजिए। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इस नोटिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं पूरी तरीके से। तो अगर यहाँ पर देखेंगे कि जो द जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इन्वेंट्स ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म जो रहेंगे वो आपके ऑनलाइन रहेंगे। और जिनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहेगा वो एज़ पर मतलब आप उसी तरीके से रहेगा जो ऑलरेडी डिस्कस किया गया है स्पेशल रूल्स में, जो इससे पहले निकाले गए थे। यहाँ पर जो इन्होंने बात की है ये ज़रूरी समझना है आपको। पोस्ट्स डिस्ट्रिक्ट वाइज है, कुछ कुछ डिविजनल वाइज रहेंगे और कुछ यूटी बेस्ड पोस्टर्स भी रहने वाले हैं। अब अगर यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को देखने की कोशिश करते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझने की कोशिश करते हैं तो ये अपॉइंटमेंट जो इनकी होने वाली है वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा की जाएगी। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पूरी तरीके से इनकी अपॉइंटमेंट करेगा जो क्लास फोर्थ रिक्रूटमेंट रहने वाली है। अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट एंड अदर सर्विस कंडीशंस ऑफ द कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी गवर्नड बाय द परमिशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो ये मतलब गवर्नमेंट की तरफ से और मतलब जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए गए हैं सर्विस कंडीशंस के लिए, पे अलाउंसेस के लिए और डिफरेंट टेन्योर रूल्स के लिए जो सेट किए गए हैं, वो जो रूल्स लिखे गए हैं SO 193 में जिसका डेट है 17/6/2020 के अंडर, वो सारे रूल्स डिस्कस किए गए हैं जिनमें लिखा गया है कंडीशंस ऑफ सर्विसेज के बारे में, पे अलाउंसेस के बारे में और टेन्योर रूल्स
पोस्ट्स के बारे में जिसमें लिखा गया है। डोमिसाइल की अगर बात करेंगे तो डोमिसाइल के रूल्स ऑलरेडी डिस्कस किए गए हैं हमारी इस चैनल पे भी, उसके रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा कि डोमिसाइल किस तरीके से मिलने वाला है और डोमिसाइल के नए रूल्स आपको इन पोस्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर डोमिसाइल के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर वैकेंसीज़ की बात करेंगे तो मैंने पहले ही बोला आपको, वैकेंसीज़ के बारे में अगर देखा जाए तो एनेक्जर ए में पूरी तरीके से सारा कुछ डिटेल्ड दिया गया है और जो वैकेंसीज़ रहने वाली है वो 3 तरीके की रहने वाली है। एक तो डिस्ट्रिक्ट वाइज रहने वाली है, डिवीजन वाइज रहने वाली है और यूटी बेस्ड रहने वाली है। अब अगर यहाँ पर पे स्केल ऑफ क्लास 4th नोटिफाइड फॉर द रिक्वायरमेंट थ्रू दिस एडवर्टाइजमेंट नोटिस शैल बी, वो रहेगी SL1148 मतलब 14,800 लेकर 14,800 से लेकर 47,100 तक, मतलब जो इनकी पे लेवल रहने वाली है 14,800 से लेकर 47,100 तक रहने वाली है। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ जिसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, तो मेरे साथ मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस वीडियो को देख लीजिए। तो जो एज लिमिट रहने वाला है, डिटेल नोटिफिकेशन का मकसद ही यही रहता है कि पूरी तरीके से हम एज लिमिट को जानने की कोशिश करेंगे। एज लिमिट इन्होंने 1/1/2020 का डेट सेट किया है। आज का डेट नहीं देखना है जिस दिन हम फॉर्म भरेंगे, बल्कि 1 जनवरी 2020 का डेट आपको याद जहन में रखना है। उस दिन आपका एज बार कंसिडर किया जाएगा। मान लो ये एक खुशखबरी है कुछ बच्चों के लिए, क्योंकि जो बच्चे ओवर एज हो जाते हैं 1-2 महीने की वजह से, तो उनके लिए यहाँ पर 4, 5, 6, 7 महीने की छूट मिल रही है, क्योंकि 6 महीने उनको एक्स्ट्रा भी हो गए होंगे और उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाली है। यहाँ पर अगर देखेंगे पूरी तरीके से कैटेगरी वाइज मैं आपको एज लिमिट बताना चाहता हूँ। ओपन मेरिट की अगर बात करेंगे तो एज जो लिमिट रहने वाला है वो 40 साल रखा गया है और कैंडिडेट जो है वो 1/1/1980 से मतलब 1980 के बाद में बारन किया हुआ होना चाहिए और उसके अलावा 1/1/2002 से पहले वो बारन मतलब पैदा हुआ होना चाहिए। अब अगर एससी की बात करेंगे, शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे, तो इनके लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो 43 ईयर्स सेट किया गया है और इनका जो एज मार्क कहाँ से कंसिडर किया जाएगा, 1977 से लेकर 1/1/2002 तक कंसिडर किया जाएगा। एसटी की अगर बात करेंगे तो इनका जो एज ग्राफ रहेगा वो भी 43 ईयर्स इनका मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। अब अगर इसमें डेट देखेंगे तो 1/1/1977 से लेकर 1/1/2002 तक रखा गया है। आरबीए की अगर बात करेंगे तो इनके लिए भी 43 है और डिटेल नोटिफिकेशन में आप यहाँ से डेट देख सकते हो। अगर एएलसी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल या आईबी की बात करेंगे तो ये भी कैटेगरी कंसिडर की जाएगी एज लिमिट के लिए, तो इनके लिए भी 43 ईयर्स रखे गए हैं एज लिमिट में। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, मतलब जिनके पास अंत्योदय या बीपीएल राशन कार्ड हो, उनको भी एज लिमिट में कंसिडर मतलब ये दी जाएगी 43 ईयर्स, उनके लिए भी एज लिमिट रखी गई है। Now moving to the next category, that is PSP, Pahari speaking people. पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए एज जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया रखा गया है वो 43 ईयर्स 1977 से लेकर 2002 तक। ठीक है, एक मतलब वहाँ से कंपलसरी है। अब अगर ओएससी अदर सोशल कास्टर्स की बात करेंगे, जिसमें कश्मीर में बहुत सारे सोशल कास्टर्स लाई करते हैं, तो इसमें 43 ईयर्स एज लिमिट रखा गया है। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे फिजिकली चैलेंज्ड पर्सनस जिनमें कोई भी डिसेबिलिटी हो, तो उनके लिए 42 ईयर्स एज लिमिट रखा गया है। एक्स सर्विस मैन के लिए 48 ईयर्स, इट इज़ नॉट ए जोक, तो इनके लिए 48 ईयर्स रखी गई है एज लिमिट। अब अगर गवर्नमेंट सर्विस की बात करेंगे या कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉय की बात करेंगे तो उसके लिए 40 ईयर्स रखी गई है अगर देखा जाए तो इनके लिए, और ओपन मेरिट के लिए सेम एज बार रखा गया है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स इन द अपर एज लिमिट शैल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स हु क्लेम द बेनिफिट्स ऑफ एडिशनल वेटेज एज कैजुअल वर्कर्स। अगर कोई भी कैजुअल वर्कर है तो उसके लिए 5 साल का एडिशनली आपको मतलब एज लिमिट में दिया जाएगा। और इसके अलावा
वो पहले ही डिस्कस किया गया है SO 184 ऑफ डेटेड 4/6/2020 के अंदर रिक्रूटमेंट के रूल्स में अंदर वो डिस्कस किया गया है। अब अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे तो जो हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन की बात होती है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सभी बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा आई थिंक ऑलमोस्ट, मतलब यहाँ पर कहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो अपॉइंटमेंट है क्लास 4th के पोस्ट्स के लिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, उसमें मिनिमम रखा गया है मैट्रिकुलेशन और मैक्सिमम रखा गया है 10+2। तो ये बात ये नहीं है कि अगर कोई ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है, अगर कोई PhD स्कॉलर है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ड्यूरिंग सर्विस वो अपने मतलब हायर एजुकेशन को शो नहीं कर सकते हैं। उनकी जो कंसिडर की जाएगी ना हायर एजुकेशन, वो 10+2 ही कंसिडर की जाएगी। उसके बाद जो भी उनके पास तालीमी काबिलियत होगी वो एंटरटेन नहीं की जाएगी फॉर प्रमोशन एंड अदर बेनिफिट्स के लिए। ये आपको जहन में रखने की बात है। तो यहाँ पर मिनिमम मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए और मैक्सिमम आपको 10+2 होना लाजमी है। अगर यहाँ पर उसके अलावा बात करेंगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन कैंडिडेट्स हु हैव डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड बाय द बोर्ड, यहाँ पर आपको मतलब ये दिखाया गया है कि मार्कशीट होना चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 10th क्लास का मार्कशीट का प्रूफ होना चाहिए, वो ये वगैरह, वो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो बातें मैंने आपको बताई वो बातें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इक्विवेलेंट कैटेगरी की सर्टिफिकेट होती है। मान लो कोई कोर्स करता है किसी जगह से और कोई कोर्स करता है किसी जगह से, कोई एक कोर्स होता है इक्विवेलेंट टू दैट वेरी कोर्स और इक्विवेलेंट टू 12th, ठीक है। अगर हम उस चीज़ को देखेंगे, मान लो अगर कोई 10th पास स्टूडेंट है, उसने 10th पास करके कोई डिप्लोमा किया पॉलिटेक्निक का, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पॉलिटेक्निक का उसने डिप्लोमा किया, और उधर से दूसरा बच्चा है जिसने डायरेक्टली 12th क्लास का एग्जामिनेशन पास किया हुआ हो, तो वहां पर जो 10th प्लस डिप्लोमा होगा वो कंसिडर किया जाएगा इक्विवेलेंट टू 12th क्लास एग्जामिनेशन के। तो इस तरीके से अगर किसी के पास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है वो भी इन पोस्टर्स के लिए एलिजिबल रहेगा। अब अगर रिजर्वेशन की बात करेंगे, रिजर्वेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, जो मैंने पहले ही आपको बताई, उनको 2 तरीके की रिजर्वेशंस दी जाएगी। कैटेगरीज हमारे पास रहने वाली है ओपन मेरिट, इसके अलावा SC रहने वाला है, इसके अलावा ST रहने वाला है, इसके अलावा RBA रहने वाला है, इसके अलावा ALC रहने वाला है, इसके अलावा हमारे पास EWS के पोस्टर्स रहने वाले हैं। तो ये हमारे पास, इसके अलावा पहाड़ी स्पीकिंग कोर्स मतलब रहने वाली है, कैटेगरी रहने वाली है। तो ये OSC अदर सोशल कास्टेज रहने वाले हैं। फिजिकली चैलेंज्ड पीपल जो होते हैं उनके लिए रिजर्वेशन रहने वाली है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन रहने वाली है, और गवर्नमेंट सर्विस कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ के लिए रिजर्वेशन रहने वाली है। अब रिजर्वेशन उस तरीके से दी जाएगी, तो यहाँ पर रिजर्वेशन किस तरीके से, रिजर्वेशन उसी तरीके से दी जाएगी जिस तरीके से प्रोविजन SO 127 डेटेड 2020 में डिस्कस किया गया है, और वो मतलब डिपार्टमेंट के ज़रिए डिस्कस किया जाएगा। अब अगर बात करेंगे तो इसके अलावा अगर बात करेंगे यहाँ पर पूरी तरीके से जानने के लिए क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर पूरी तरीके से मतलब दिया गया है हर किसी चीज़ के लिए मेरिट कम प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पर मेरिट कम प्रेफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं, पॉइंट नंबर 9 को समझने की कोशिश करते हैं। द ओवरऑल मेरिट ऑफ द कैंडिडेट शैल बी डिटरमाइंड बाय द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट। पूरी तरीके से रिटन टेस्ट पर ही सारा दारोमदार रहेगा। सिलेक्शन के लिए, मेरिट लिस्ट के लिए पूरा रिटन टेस्ट पर ही फोकस करना पड़ेगा। एडिशनली जो उसमें पॉइंट्स दिए जाएंगे वो पूरी तरीके से, जैसे मैं अभी थोड़ी देर में वो पॉइंट्स किस तरीके से एडिशनली आपको दिए जाएंगे वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। वो SO 184 डेटेड 4/6/2020 में डिस्कस किए गए थे। उसमें आपको 5 पॉइंट्स किस तरीके से अपने डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाले हैं, या कोई सिंगल गर्ल चाइल्ड या विडो औरत है उसको 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे। वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको पूरी तरीके से बताने वाला हूँ। यहाँ पर हमने कुछ पेजेस इसके डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करेंगे तो एप्लीकेशन फ़ीस आपका 350 रुपये लगने वाला है
इन फॉर्म्स को फिल करने के लिए। अब अगर यहाँ पर पूरी तरीके से देखेंगे तो नेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हो, मास्टर कार्ड से, मेस्ट्रो से, रुपए से, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो। तो एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन तब तक एंटरटेन नहीं की जाएगी जब तक कि एप्लीकेंट का फ़ी ना पे हो जाए। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन को जो रहने वाला है वो पूरी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर रहने वाला है। तो अगर अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो एग्जामिनेशन आपका किस तरीके से रहने वाला है, तो एग्जामिनेशन पे अगर पूरी तरीके से फोकस करने की कोशिश करेंगे तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होगा, और सीबीटी नहीं होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, आपका ओएमआर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। ओएमआर बेस्ड मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में कंप्यूटर के जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको क्यूआर कोड्स, ओएमआर शीट्स के बारे में वहाँ पर पढ़ाया था। तो आपका ओएमआर बेस्ड मतलब आपको वो गोल 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 फिल करने पड़ेंगे, ठीक है। ओएमआर बेस्ड पेपर रहने वाला है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यहाँ पर, आपको पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में क्लास 4th पोस्ट्स के लिए जो एग्ज़ाम है उसके लिए नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग आपको रहेगी 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, आपने जो मार्क्स लिए हैं। आंसर की के बारे में अगर बात करेंगे तो www.jkssb.nic पे आपको अवेलेबल होगी आफ्टर यू सबमिट यूर एग्जामिनेशन। जब आपका एग्जामिनेशन पूरी तरीके से ख़त्म होगा उसके बाद आपका ये निकलेगा। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे, अगर डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन होता है तो आपका जो फाइनल मेरिट जो डिस्कस किया जाएगा वो नॉर्मलाइजेशन स्कोर के साथ डिस्कस किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को हमने वीडियो अपने चैनल के इस वीडियो में पूरी तरीके से सिखाया है, चैनल के वीडियोस में आप चेक कर लीजिए व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से की जाती है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपका सेट किया जाएगा अगर डिफरेंट शिफ्ट्स में आपका एग्जाम रहता है। अब अगर यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात थी, ये नॉर्मलाइजेशन से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है सिलेक्शन पे, किसका होता है किसका नहीं होता है। सेक्शनल कट ऑफ आपका नहीं रहने वाला है, आपका सिर्फ नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखा जाएगा। तो यहाँ पर नो प्रोविजन फॉर री इवॉल्यूएशन और रीचेकिंग। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात पॉइंट नंबर यहाँ पर देख लीजिए, पॉइंट नंबर 5 है ये, कोई भी रीचेकिंग नहीं करवा सकता है अपने पेपर को, ना ही रिवॉल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर फिर से रिपीट करता हूँ, कोई भी रिवॉल्यूएशन या रीचेकिंग के लिए कोई भी फॉर्म नहीं भर सकता है। कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवर्टाइज्ड टू राइट एनी मतलब पूरी तरीके से आपको कोई भी आइडेंटिटी जैसे नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आपको कुछ भी आंसर शीट पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको खाली आंसर शीट फिल करना है, उस पर जो भी लिखा हुआ होगा वो वही से लिखना है, खाली आपको आंसर स्पेशल मार्क्स आपको फिल नहीं करने हैं। अब अगर यहाँ पर सिलेबस फॉर द पोस्ट्स वो एनेक्सर सी में डिस्कस किए गए हैं और वो हम अलग से डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जो मैं पॉइंट्स ले रहा हूँ उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब आप फॉर्म भरोगे। आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए एज एन आइडेंटिटी प्रूफ, या प्रिंट आउट ऑफ ई आधार होना चाहिए। अगर दूसरी आइडेंटिटी देखेंगे आइडेंटिटी प्रूफ के ज़रिए, तो वो आपके पास वोटर आईडी होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, स्कूल आईडी कार्ड होना चाहिए, एम्प्लॉइज़ आईडी कार्ड होना चाहिए, या पीएसयू प्राइवेट कोई भी कार्ड होना चाहिए जो आपकी आइडेंटिटी को डिस्कस करे। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ कंपेंसेटरी टाइम एंड असिस्टेंस ऑफ सब्सक्राइब, ये मतलब पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो ये आपके लिए ज़्यादा मतलब ये नहीं है। तो यहाँ पर मतलब जो जो सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए, जो मतलब जो आपने मतलब पूरी तरीके से एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट 10th और 12th की होनी चाहिए, आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी ना कैंडिडेट की, उसमें देखा जाए तो उसमें जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होगी उन्हीं कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी। अदरवाइज़ हर किसी कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगी। आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स फिल करने करेंगे फोटोस्टेट कॉपी की, बाद में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए ही होगी। अब अगर यहाँ पर पूरी तरीके से मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, मैट्रिक ये DOB जो होती है ना, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, वो होनी चाहिए। इसके अलावा कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर किसी के पास है तो वो सर्टिफिकेट रख सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ के लिए फिर से लिखा गया है ये चीज़ें होनी चाहिए। तो
ये इसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अब अगर यहाँ पर बात करेंगे पूरी तरीके से, यहाँ पर अगर किसी की भी कैंडिडेट का कोई भी मेंबर गवर्नमेंट सर्विस में ना हो तो उसके लिए भी एक सर्टिफिकेट बनानी पड़ेगी, तो वो आपको शो करनी पड़ेगी। अगर कोई विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन, जुडिशरी सेपरेटेड वुमेन है या ऑर्फन गर्ल है, उसके लिए भी सर्टिफिकेट तहसीलदार से मिलने वाली है। आप तहसीलदार से वो सर्टिफिकेट बना सकते हो। अगर कोई कैजुअल वर्कर है एंगेज्ड फॉर 5 और मोर ईयर्स, वो भी अपनी सर्टिफिकेट वहाँ से बनवा सकता है और जो उसको फॉर्म के साथ सबमिट करनी पड़ेगी। कैंडिडेट्स ऑफ होम डिवीजन डिस्ट्रिक्ट टू डिटरमाइन एज पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो डोमिसाइल के लिहाज पे जो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगी जो तहसीलदार ऑफिस से मिलती है, वही डिस्कस करेगा आपका पूरी तरीके से जो रूल्स रहने वाले हैं। और एक्स सर्विस मैन के लिए भी मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए। अब अगर यहाँ पर बात करेंगे पूरी तरीके से, आप यहाँ पर समझने की बात करेंगे जो जो स्टेप्स ज़रूरी है, तो वो मैं आपको ट्रांसपेरेंसी के बारे में लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है, जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना इस नोटिस में, वो हम मतलब यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कुछ दी है। तो कैंडिडेट्स बिफोर अप्लाइंग आर एडवर्टाइज्ड टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द नोटिस फॉर द एग्जामिनेशन वेरी केयरफुली। जो भी एग्जाम मतलब कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगे उनको नोटिफिकेशन के थ्रू क्लियरली जाना है, हर कोई पॉइंट उसमें पूरी तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। अब अगर यहाँ पर बात करेंगे, कैंडिडेट मस्ट राइट हिज नेम, डेट ऑफ बर्थ, मतलब ये रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो उसको मैट्रिकुलेशन के हिसाब से डेटा है वही उसको फिल करना पड़ेगा फॉर्म में। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो पर्टिकुलर मतलब जिस जिस डिस्पेंसरी में मतलब पूरी तरीके से डिसिप्लिन में भरना चाहता है तो उस तरीके से वो लॉगिन करके अपनी JKSSB की साइट पे फॉर्म भर सकता है। अब अगर यहाँ पर पूरी तरीके से आप इन सारे मतलब इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके देख सकते हो जो पहले से है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, और इसके अलावा जितने भी चीज़ें इसमें हैं, फोटोग्राफ के बारे में कितना होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ के बारे में सारी इंस्ट्रक्शंस इसमें दी गई है। जो प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म इसके बाद दिया गया है, इस पर भी हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें आपको हर कोई स्टेप आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। आपके पास क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, वो भी हम यहाँ से आपको समझा देंगे। अब यहाँ पर जो ज़रूरी बात है वो यहाँ पर हम ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको लास्ट में फ़ी ज़रूरी भरना है, तब तक आपका फॉर्म एप्लीकेबल नहीं रहेगा, वो अदरवाइज़ लास्ट डेट के बाद कैंसिल किया जाएगा अगर आपने फ़ी नहीं भरा है। अब यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं ब्रेकअप ऑफ द पोस्ट्स, किस तरीके से पोस्ट्स का ब्रेकअप रहने वाला है, किस डिपार्टमेंट में किस तरीके से पोस्ट्स रहने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की देखेंगे, मैं एक का डिस्कस कर लूँगा, बाद में आप जाके डिटेल नोटिफिकेशन से खुद भी देख सकते हो, आप इतने पढ़े लिखे तो हो उस तरीके से। ओपन मेरिट के लिए अगर देखा जाए तो 3 पोस्ट्स रहने वाले हैं, SC के लिए देखा जाए तो 1 पोस्ट रहने वाला है, ST के लिए कोई भी पोस्ट नहीं रहेगा, सोशल कास्ट के लिए 0 पोस्ट रहेगा, ALC के लिए IB के लिए कोई भी पोस्ट नहीं, RBA के लिए 2 पोस्ट, PSP के लिए 0, EWS के लिए 0 और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 रहने वाले हैं। और ये जो पोस्ट्स हैं ये UT बेस्ड पोस्ट्स हैं, इनमें UT बेस्ड आप फिल कर सकते हो फॉर्म, ठीक है, इन डिपार्टमेंट्स में। अब अगर इसके तरीके से बात करेंगे, टोटल UT क्रेडिट पोस्ट जो है 231 पोस्ट्स रहने वाले हैं, 45 ओपन मेरिट के लिए 43, SC ST के लिए इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स जो रहने वाले हैं तो वो 463 रहने वाला है। अब अगर डिवीजन जम्मू की बात करेंगे, जो खाली जम्मू के बच्चे फिल कर सकते हैं, और अगर कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी दूसरे डिवीजन का भी फिल करेगा तो उसके लिए वो ग्रेस पॉइंट्स नहीं मिलेंगे जो एडिशनली जम्मू के कैंडिडेट्स को मिलेंगे। अब उसके बाद डिवीजन कश्मीर की बात की गई है, उसमें डिवीजन कश्मीर को ग्रेस पॉइंट्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट जो डिफरेंट डिवीजन से इसके लिए फिल करेंगे। अब यहाँ पर टोटल डिवीजन क्रेडिट के लिए दिखाई गई है। अब अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करेंगे तो इसके बाद डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के लिए, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के लिए रखा गया है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लिए रखा गया है। तो हर किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको यहाँ से बड़गाम, डोडा मिलेगा, गांधरबल मिलेगा, हर किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप पोस्ट्स को फिल कर सकते हो अकॉर्डिंगली योर डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें आपको ग्रेस पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए फिल करोगे। अगर आप दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए फिल करोगे तो आपको उसमें थोड़े से
पॉइंट्स कट नहीं जाएंगे बल्कि वहाँ के बच्चों को एडिशनली मिल जाएंगे। ये थी मतलब पूरी तरीके से हर किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो ब्रेकअप था इसके बारे में। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिटन टेस्ट में आपके 85 पॉइंट्स मिलने वाले हैं और उसके अलावा जो 15 पॉइंट्स रहने वाले हैं ना 100 में से, तो उसमें कैंडिडेट्स हुज फैमिली मेंबर हैज़ नीदर बीन इन द गवर्नमेंट सर्विसेज, अभी भी अगर वो गवर्नमेंट सर्विस में किसी भी फैमिली का ना हो, कोई भी बंदा ना हो, तो उसके लिए उसको तहसीलदार के पास से सर्टिफिकेट बनानी है और उस कैंडिडेट को उस वक्त 5 मार्क्स एडिशनली दिए जाएंगे। अगर कोई विडो है, कोई डाइवर्सड वुमेन है या कोई जुडिशली सेपरेटेड वुमेन है या कोई ऑर्फन गर्ल है तो उसके लिए उसको 5 पॉइंट्स एडिशनली दिए जाएंगे। अगर कोई कैजुअल वर्कर है एंगेज्ड फॉर 5 ईयर्स और मोर देन 5 ईयर्स, उसके लिए उसको 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे। ये थी यूटी बेस्ड पोस्ट्स के लिए। अगर डिवीजन बेस्ड पोस्ट्स की बात करेंगे तो उसमें रिटन टेस्ट के लिए 80 पॉइंट्स है। 5 पॉइंट्स आपको कैंडिडेट्स फॉर होम डिवीजन को दिए जाएंगे। बाकी जो मैंने अभी तक 3 रूल्स बताए 15 पोस्ट्स के लिए, 15 मार्क्स के लिए, वो वही उसी तरीके से रहने वाली है। अगर डिस्ट्रिक्ट कैडेट की बात करेंगे तो रिटन टेस्ट के लिए 75 पॉइंट्स रहने वाले हैं। होम डिस्ट्रिक्ट से कोई भरता है, अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से भरता है, तो उसके लिए 10 पॉइंट्स एडिशनली दिए जाएंगे। बाकी जिसका कोई भी फैमिली मेंबर सर्विस में ना हो तो उसके लिए 5 पॉइंट, डाइवर्सड वुमेन, जुडिशली सेपरेटेड या विडो, डाइवर्सड ऑर्फन गर्ल के लिए 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे, कैजुअल वर्कर के लिए 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे। ये थी डिवीजन के बारे में, मैंने पूरी तरीके से 100 मार्क्स के रहने वाला है। खाली आपका रिटन टेस्ट होगा, बाकी आपका इंटरव्यू वगैरह इसमें नहीं रहने वाला है। अब अगर एनेक्जर सी जिसमें सिलेबस के बारे में पूरी तरीके से मतलब आपका पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे पूरी तरीके से। और जो चीज़ें आपकी रह गई होंगी वो भी हम मतलब नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 जो हम इसका बनाएंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है। आई होप कि यू मे हैव एंजॉयड दिस वीडियो और आपको हर कोई बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और आपने इस वीडियो को नहायत ही बखूबी से समझा होगा और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आई होप कि आप इस चैनल को ज़रूर जाके सब्सक्राइब करके रखोगे ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट बन जाए जेके एग्जाम्स की गाइडेंस के साथ। और हम यही चाहते हैं कि आपको हेल्प मिले हमारी तरफ से, क्योंकि हम सोशल वर्क करते हैं। हमारी तरफ से आप सभी बच्चों को फ़ायदा होना चाहिए और आप सभी बच्चे इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू। हमें ज़रूर बताइए कमेंट में आपको कैसा लगा, कहाँ पर कन्फ्यूजन है, वो पॉइंट हम ज़रूर डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड वेरी नाइस डे।